हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी, जिसमें अपन दोस्तों जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट पैथो दैट इज़ अ मेन कोर सब्जेक्ट, जिसको अपन एज अ कोरिलेटिव मेडिसिन में जब आप प्री फाइनल फाइनल ईयर में आएंगे तब उसको वहाँ पर उससे मतलब जैसे अगर आपकी पैथोलॉजी थोड़ी अगर स्ट्रॉन्ग है अच्छे से आती है आपको, तो आपको मेडिसिन में थोड़ा उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरा नाम सुमित रावत है, मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी रतलाम से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि अपन ने रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी स्टार्ट करा, जिसमें अपन ने इससे पहले उसका एक थोड़ा इंट्रो जाना, जिसमें अपन ने एआरडीएस पढ़ा और एक लास्ट वीडियो था जिसमें अपन ने न्यूमोनिया को कवर करा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जो आज का टॉपिक है दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी, जिसको अपन बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बात करूं, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिसीज जिसमें अपन रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो अपन एक एक करके आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है दोस्तों, तो आप बिल्कुल इसको थोड़ा एंड तक देखिए। ठीक है, तो चलिए अपन अपना टाइम ना वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं अपन आज का वीडियो सीओपीडी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बोला, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। अब देखो अपन एक एक, अब क्रोनिक का मतलब क्या है भाई, सीवियर चीज़ है कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ होने के चांसेस हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव का कहने का मतलब क्या है, आपका जो एयरवेज है, जो आपकी यहाँ से आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, जो भी ब्रीथिंग करते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। पल्मोनरी मतलब लंग की डिसीज़ है। ठीक है, तो अपने एक वर्ड का मतलब हो गया। ठीक है, क्या कह रहा है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच देयर इज क्रोनिक पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे एट एनी लेवल ऑफ ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया से लेते जो अपन ने पढ़ा था, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल, अपना टर्मिनल ब्रोंक्योल, और फिर अपना एयर सैक, एयर एल्विलाई वगैरह, जहाँ तक पूरा अपन कवर करेंगे। दैट इज अगर उनके बीच उस पाथवे में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है, चाहे वो क्रोनिक हो, पार्शियल हो या कंप्लीट हो, उस लेवल को अपन बोलते हैं, उन सभी को मिलाकर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बहुत सारी सच काइंड ऑफ डिसीज आएंगी, जैसे कि क्या क्या टाइप्स हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियोटेसिस एंड स्मॉल एयरवेज डिसीज दैट इज ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चारों की चारों अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब देखो ब्रोंकाइटिस मतलब इस किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई लेवल पे। आपको हर एक का लेवल याद रखना है, उससे आपको क्या एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, हाँ भाई यहाँ की डिसीज़ है और इसमें इसलिए सारे सिम्टम्स इससे रिलेटेड ये वाले हैं, तो आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, डिफाइंड एज क्लिनिकली एज अ परसिस्टेंट कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑन मोस्ट डेज फॉर एटलीस्ट 3 months ऑफ द ईयर फॉर 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए या तो 3 महीने साल के या फिर 2 या 2 से ज़्यादा साल के लगातार। उसमें क्या है, द परसिस्टेंट कफ आ रहा है पेशेंट को विद द एक्सपेक्टोरेशन, मतलब खकार अपन जिसको बोलते हैं, स्पूटम जो कि थिक म्यूकस स्पूटम रहता है उसमें, ऐसा उसमें अपन देखने को मिलता है एज अ पेशेंट जब आता है। मोस्ट कॉमन इन मिडिल एज मेल्स, ऑब्वियसली बात है, जो भी आपका 30 से 40 वाले रहेंगे कफ जरूर आएगा, ये आपको इसमें एक आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, पैथोजेनिस जनरली बोलूँ तो ये मान के चलिए आपको क्या है, ये देखिए इसकी, हाँ इससे रिलेटेड करेंगे अपन। तो जैसे मान के चलिए ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया, इसमें देखिए जो बाहर की जो आपको पिंक वाली दिख रही है दैट इज क्या है अपनी सब म्यूकोसा, जो ट्रैकिया वाला था सब म्यूकोसा, उसमें सब म्यूकोसा कुछ ग्लैंड होंगे इसमें। ठीक है, और म्यूकोसा जो अंदर वाली ब्लू वाली है। ठीक है, तो अब सब म्यूकोसा ग्लैंड में क्या हो गई, हाइपरट्रोपी विच सीक्रेट म्यूकस इन म्यूकोसा कॉज ऑब्स्ट्रक्शन। अब कहने का मतलब कि म्यूकस ग्लैंड नहीं, अब यहाँ पे देखिए स्मोक, आपने स्मोकिंग कर रहे हो तो उसका भी आ रहा है और यहाँ पर इसका सीक्रेशन बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रैकिया और ब्रोंकाई इस लेवल पे क्या हो जाएगा, आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको अपन ने कहा क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अगर और अच्छे से मैं इसकी पैथोजेनेसिस आपको समझाऊं तो दैट इज क्या है, स्मोकिंग जिसमें इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सब म्यूकोजल ग्लैंड ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई विच सीक्रेट म्यूकस दैट इज द कॉज ऑफ कफिंग। ठीक है, अब एटोलॉजी क्या है कि भैया किस कारण क्या है, तो कारण स्मोकिंग है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, सिंपल, आपकी जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो। ग्रोस क्या कह रही है, दैट इज ब्रोंकियल वॉल इज थिकन, हाइपरेमिक और ईडीमेटस, मतलब ईडीमा भी होगा इसमें, थिक भी होगी, और यूरिया भी अपना हाइपरेमिक मतलब अपना इसमें ब्लड में अपना यूरिया, ब्लड भी, सॉरी यूरिया कह रहा हूँ, हाइपरेमिक मतलब ये ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो वो ब्लड के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में कंटेन म्यूकस प्लग एंड प्रूलेंट एक्सुडेट, वो एक तरह से प्रूलेंट मतलब ब्रोंक्यूल्स में एक तरह से बस वो बोलूँगा थिक म्यूकस जमा हो जाएगा।
थिक म्यूकस डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या कह देगा, क्या कह देगा अपन ने, इसमें जनरली थिकंड हो जाएगी, हाइपरेमिक हो जाएगा, इडिमेटस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे देखते हैं अपन इसकी माइक्रोस्कोपी, ठीक है। बाकी इसमें आपको एक और अगर बोल सकते हैं तो हाइपर कैपनिया भी मिलता है। हाइपर कैपनिया कहने का मतलब क्या, CO2 का लेवल भी इसमें बढ़ जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। आगे बात करूँ मैं माइक्रोस्कोप की, जैसे बात करा तो इंक्रीज रीड इंडेक्स, जो कि नॉर्मल वैल्यू रीड इंडेक्स कितनी है 0.4, ठीक है। तो अब रीड इंडेक्स होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस पर कभी कभी एक सिंपल शॉर्ट आंसर आप वेरी शॉर्ट पूछ लेते हैं, किसका रीड इंडेक्स, किस में अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला जो भी है। तो क्या कह रहा है, थिकनेस ऑफ सम म्यूकस ग्लैंड, जो सब म्यूकस ग्लैंड जो सीक्रेट और उसकी कितनी थिकनेस है अपॉन थिकनेस ऑफ टोटल ब्रोंकियल वॉल, जो ब्रोंकियल वॉल की उसकी कितनी थिकनेस है अपॉन जो ग्लैंड है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन थिकनेस, अपन को पता है थिकनेस बढ़ रही है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, तो क्या होगा, रीड इंडेक्स इसका जनरली बढ़ता हुआ मिलेगा। गॉबलेट सेल इंक्रीज होंगे, ठीक है, मतलब गॉबलेट सेल के कहने का मतलब क्या, हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो रहा है। सो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया, तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी देखने को मतलब स्क्वेमस सेल्स में इन स्क्वेमस सेल्स का एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, फिर जो भी अपना अपना क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन है वो अपन को देखने को मिल रहा है। और डिस्प्लेजिया मतलब कोई भी डी अरेंजमेंट या फिर मैं बोलूँ डी अरेंजमेंट बोलूँ सेल्स का, वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर, कि क्लिनिकल फीचर क्या है, दैट इज़ परसिस्टेंट के विथ कॉपियस एक्सपेक्टोरेशन, आपको पता है थिक म्यूकस के साथ, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, डिस्निया हो गया, ब्लू ब्लॉटर ड्यू टू साइनोसिस, मतलब आपको ब्लू ब्लॉटर्स छोटे छोटे आपको उसमें वो देखने के, ब्लॉटर मतलब एक तरह से छोटे छोटे स्पॉट लाइक, तो वो ब्लू कलर के आपको इस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप मान के चलिए किसका, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ठीक है। फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर, कॉर पल्मोनल, जैसे कि मैंने आपको उसमें ही बताया, हार्ट पैथोलॉजी में बताया, कॉर पल्मोनल कहने का मतलब क्या है, जब आपका कोई लंग में कोई इन्फेक्शन है, लंग खराब हो जाए तो क्या ब्लड वापस हार्ट में आता है, वापस हार्ट में आकर वो वापस अब हार्ट में कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा वापस, तो लंग से तो क्या होगा, फीचर ऑफ राइट हार्ट फेलियर, जैसे पल्मोनल जिसको अपन बोलते हैं, तो राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा, एनलार्ज हार्ट दिखेगा विद प्रोमिनेंट वेसल्स, वेसल्स ऑब्वियस बात है, बाहर ब्लड जाने इकट्ठा हो गया तो प्रोमिनेंट वेसल में देखने को मिल सकता है। ये तो रही दोस्तों बात अपनी किसकी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें अपन ने पहला कवर करा अपना क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। आगे दोस्तों अब अगर अपन देखें तो अगला क्या है अपना एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा, उससे पहले आपको मैं दोस्तों एक थोड़ा एक बता देता हूँ, इसमें भी क्या बुक में भी ये दे रखा है जो अपने क्लासिफिकेशन करा है इसका, तो दैट इज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन स्पेक्ट्रम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। अब जैसे मैंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बताया, ब्रोंकिएक्टिस, अस्थमा, एम्फाइसेमा, स्मॉल ब्रोंक्यूलाइटिस, ठीक है। अब देखिए एनाटॉमिक साइट ब्रोंकस एसिनस एम्फाइसेमा पर ये अपन पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल में, तो आपको साइट भी याद रखनी, मेजर पैथोलॉजिकल चेंजेस, एटियोलॉजी, साइन और सिम्टम, अभी आपको मैं एक एक करके सब बताऊंगा, फिर अपन इसको लास्ट में एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा अपन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे क्योंकि अभी जब तीनों को पढ़ कर तो थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपन लास्ट में ही देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अभी वापस आते हैं इस वीडियो पर, इस पे मतलब पेज पर वापस, उससे पहले अपन थोड़ा देखते हैं अगला अपना जो है दैट इज़ एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा आपने पढ़ाई है कॉमन, जो स्मोकिंग करते हैं मेनली, तो कॉज उनमें क्या एयर जो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उनमें, डायलेशन जो उनका एयर सैक उसका, तो एट द लेवल ऑफ एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक का मतलब है वही अपना एल्वुलाई लेवल पर, या फिर मैं बोलूँ आपको एसिनस लेवल पर, जिसमें अपना क्या आ रहा था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ रहा था, एल्वुलर सैक आ रहा था, एल्वुलर डक्ट आ रहा था, ठीक है दोस्तों, जिसको एसिनस बोल दिया अपन ने। तो एसिनस लेवल पर होता है ये, क्या कह रहा है, डिफाइंड पल्मोनरी एम्फाइसेमा एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमानेंट डायलिटेशन ऑफ एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, याद रखें टर्मिनल ब्रोंक्यूल से दूर डायलेशन हो रहा है एयर स्पेसेस में, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ डायलेटेड एयर स्पेसेस, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गया, डायलेशन मतलब डायलेशन भी हो गया और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी हो गया एल्वुलर सैक का। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसमें डिस्निया, मतलब आपको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ, डिस्निया आपकी ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। एम्फाइसेमा इज डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकली वाइल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डिफाइंड क्लिनिकली। मॉर्फोलॉजिकली इन द सेंस कि आपको जनरली पेशेंट दिखेगा बाहर से कि क्या क्या, जैसे बाहर से स्मोकिंग कर रहा है तो उसको क्या खांसी आ रहा है, क्लिनिकली अगर आप मैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखूँ तो क्लिनिकल लेवल पर मुझे उसका टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। याद क्या रखना है, दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स इज नेसेसरी टू डिफाइन एम्फाइसेमा, मतलब डायलिटेशन से इतना फ़र्क नहीं है कि हाँ डायलिटेशन तो हो गया भाई,
थोड़ा वाइडनेस आ गई उसमें, लेकिन डिस्ट्रक्शन, उसका वॉल का डिस्ट्रक्शन भी होना इज़ अ कंपलसरी इन द केस ऑफ एम्फाइसेमा। ठीक है। एक्टिव पैथोजेनेसिस की बात करें तो देयर इज़ अ प्रोटीज एंटी प्रोटीज हाइपोथेसिस। इसकी क्या है इसको एक बार देखते हैं अपन। ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई स्मोकिंग करता है, उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी है, फिर रेगुलर स्मोकर है। इनिबिशन ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बाय ऑक्सीडेंट इन स्मोक। स्मोक में बहुत सारे ऑक्सीडेंट होंगे, वो क्या करेंगे, इसका इनिबिशन कर देंगे, इसका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। एंटीट्रिप्सिन जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अपने स्मोकिंग, जो अपने अपने एक एयर पाथवे में रहता है, जिसकी वजह से जो भी अपना अगर कोई डायलिटेशन ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उससे बचाता है। ठीक है। अब क्या करेगा, जो स्मोकर में जो भी ऑक्सीडेंट होंगे वो उसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। अब एंटी प्रोटीज अल्फा 1 अल्फा एंटीट्रिप्सिन कम हो गया तो एंटी प्रोटीज कम हो जाएगा। एंटी प्रोटीज कम हो जाएगा तो इलास्टिक डैमेज, मतलब जो इलास्टिक वॉल है उसकी डैमेज हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है सेल्स में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का डिजनरेशन होने लगा है, डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से प्रोटीज बढ़ गया। अब प्रोटीज एक तरह से डिस्ट्रक्टिव फीचर है, एंटी प्रोटीज जो कि इसका उल्टा था, तो वो भी क्या करेगा, इलास्टिक डैमेज करेगा और लास्ट में अपने को एम्फाइसेमा कॉज करेगा। तो आपको दो चीज़ें इसमें याद रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें, दैट इज प्रोटीज विच इज अ कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियुलर वॉल एंड द एंटी प्रोटीज विच है एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोटीज दैट इज प्रिवेंट डैमेज ऑफ वॉल। ठीक है। तो अब सीधी बात है, लेकिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डिक्रीशन कम है तो एंटी प्रोटीज भी कम बनेगा, तो जो कि इलास्टिक डैमेज को बचा नहीं पाएगा। ठीक है। आगे मैं आपसे बात करूं दैट इज क्लासिफिकेशन, या फिर जिसको अपन बोलते हैं ट्रू एम्फाइसेमा। तो अपन ने इसको 4 to 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करा है ऑन द बेसिस ऑफ किस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है यार के, वही सेंट्री एसिनर, पेना एसिनर, पैरासेप्टल, इरेगुलर और मिक्स्ड। ठीक है। सेंट्री एसिनर का दूसरा नाम सेंट्री लोबुलर एम्फाइसेमा, पेन लोबुलर एम्फाइसेमा, डिस्टल एसिनर और पैरासिका ट्रेसियल इरेगुलर का। ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं एक ओवरव्यू बताऊं, जैसे कि मान के चलिए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है या डायलिटेशन होता है तो अपन उसको बोलते हैं सेंट्री एसिनर। अगर एल्वुलर डक्ट के लेवल पर होता है डायलिटेशन तो उसको बोलते हैं पैरासेप्टल। अगर एल्वुलाई के लेवल पर होता है डायलिटेशन, पेन एसिनर सॉरी एल्वुलाई प्लस एल्वुलर डक्ट, पेन का मतलब होता है सभी, मतलब ऑल एक तरह से, तो आइदर चाहे एल्वुलर डक्ट पे हो एल्वुलर सेक पे हो। ठीक है। सभी पर अगर होता है तो उसको बोलते हैं पेन एन एसिनर। ठीक है। पेन एसिनर। इरेगुलर तो डायलिटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द एसिनस, अब किसी में भी हुआ तो इरेगुलर वो नाम से ही लग रहा है। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जो कि स्टार्टिंग के जो 3 वाले थे। ठीक है। बाकी मिक्स्ड में अनक्लासिफाइड एम्फाइसेमा। ये आपको देखिए, ये डायग्राम बहुत प्यारा डायग्राम दिया हुआ है, मेजर पैटर्न्स ऑफ एम्फाइसेमा। ये देखिए इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे ये देखिए डायलिटेशन अगर इसका होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तो इसको बोलते हैं सेंट्री एसिनर। वहीं एल्वुलर डक्ट का होता है, मतलब एल्वुलर डक्ट या फिर एल्वुलस को तो पेन एसिनर, मतलब जिसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है। बाकी नॉर्मल एसिनस ऐसा दिखता है। ठीक है। ये अपन ने बात कर ली दोनों की रेस्पिरेटरी में, पेन एसिनर की और सेंट्री एसिनर की। ठीक है। वही मेजर डिफरेंस मैंने सभी में बता दिया एक तरह से। जैसे सेंट्रल एसिनर की बात करें तो इन्वॉल्व सेंट्रल पार्ट ऑफ एसिनस दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। पेन एसिनर की बात करें इन्वॉल्व एंटायर पार्ट ऑफ एसिनस, पेन का मतलब एंटायर तो एल्वुलर डक्ट और एसिनस एल्वुलस आ जाएगा सॉरी। पैरासेप्टल इन्वॉल्व डिस्टल पार्ट ऑफ एसिनस जैसे कि एल्वुलर डक्ट ओनली। इरेगुलर में एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस स्कार का मतलब कहने का मतलब है इरेगुलर में आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। सेंट्रल एसिनर सीन इन स्मोकर्स होता कहाँ है, अपर लोब ऑफ लंग में। ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसेमा सीन क्लिनिकली, कौन सा, सेंट्री एसिनर। पेन एसिनर सीन विथ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी अभी देखा था, और लोअर लोब में मिलता है, इसमें कोई ऐसा मतलब कॉमन नहीं है ये। बाकी पैरासेप्टल स्मोकर्स में जाने मिलेगा, एडजेसेंट प्लूरा को अपन को मिलता है, मतलब सीवियर कॉज करता है। बाकी एसोसिएटेड विद डेवलप स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, मतलब एयर जो अपना फिलअप हो जाते हैं अपना प्लूरल स्पेस में, उसको बोलते हैं। इरेगुलर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसेमा हिस्टोलॉजिकली। क्लिनिकली बात करा तो सेंट्री एसिनर, वहीं इरेगुलर बात करा तो हिस्टोलॉजिकल तो इरेगुलर। ठीक है। ग्रॉस में देखें तो लंग्स आर वॉल्यूमिनस पेल विथ लिटिल ब्लड, कहने का मतलब वॉल्यूमिनस का वॉल्यूम भी है उसमें, वॉल्यूमिनस मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा और थोड़ा ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे प्लूरा है तो एसिनाई फ्यूज टू फॉर्म बिग एसिनाई, मतलब छोटे छोटे एसिनाई हो गए ना, तो सबने फ्यूज होकर क्या बना लिया, एक बड़ा एसिनाई बना लिया। वहीं एसिनाई फ्यूज्ड विथ प्लूरा, अगर प्लूरा के साथ ये आपकी पिया एक तरह से प्लूरा है तो इसके साथ फ्यूजन हो रहा है तो उसको बोल दिया अपने व्लैप्स। और अगर बहुत सारे छोटे छोटे एसिनाई बड़ा एसिनाई बना रहे तो उसको बोल दिया बुले। तो 2 बर्ड हैं दैट इज बुले एंड
ब्लैप्स, सॉरी क्या है, ब्लैप्स। ठीक है, तो ये रही बात इसकी। ठीक है, जैसे कि देखिए आपको मैं बताऊं, दिस इज अ सेंट्रल एसिनार शोइंग द सराउंड बाय रिवर एल्वरेज पेन एसिनार। ठीक है, तो ये क्या अपना सेंट्री एसिनार, जैसे कभी अपन ने देखा, और पेन एसिनार। देखिए पेन एसिनार इसमें सब एल्वुलर डक्ट पे भी होगा और उस पे भी होगा, एल्वुलर डक्ट पे भी होगा, एल्वुलर सैक पे भी होगा। यहाँ पर सिर्फ अपना किस पार्ट पे, तो जो मेनली मिली आपको ये दिख रहे हैं सेंट्रल मार्क्ड एम्फेसेमस डैमेज, जो कि ये डैमेज आपको दिख रहे हैं छोटे वाले जी, दैट इज। तो ये अपना किस में हो गया, अपना सेंट्री एसिनार में। ठीक है, जो कि अपना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे अपना जनरली है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने देख लिया। बाकी पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसेमा अभी अपन ने देखा था, स्मोकिंग लेंगे तो वो इन्फ्लेमेटरी एपोप्टोसिस करा देगा, एल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन करना है, प्रोटीज एंटी प्रोटीज इम्बैलेंस हो जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे कॉन्जेनाइटल अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से। तो आप ये बाकी मैंने ऊपर अच्छे से और आपको बता दिया था। ठीक है, बाकी जैसे कि प्रीडोमिनेंट एम्फाइसेमा, प्रीडोमिनेंट ब्रोंकाइटिस, अगर दोनों में कंपेयर करें अपन, तो अपन जैसे एज के बेस पर आप टेबल देख सकते हैं। एज के 40-15 ब्रोंकाइटिस एम्फाइसेमा, 50-75 डिस्निया माइल्ड होता है, यहाँ पर सीवियर होता है। कफ यहाँ पर अर्ली होगा, कोपियस स्पुटम होगा, यहाँ पे लेट होगा, स्कैंटी मतलब बहुत कम होगा। इन्फेक्शंस कॉमन है यहाँ पे, ओकेशनल कभी कभी होते हैं एम्फाइसेमा। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, देयर इज अ रिपीटेड, देयर इज अ टर्मिनल। वहीं एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यहाँ पर नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज रहेगा। ठीक है, देख कॉर परमोनल अपन ने किस में बात करी थी अभी, ब्रोंकाइटिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बात करी थी। वहीं एम्फाइसेमा में रेयर होगा। ठीक है, जो अपन ने राइट हार्ट फेलियर का जो केस लिया था। अपीरियंस पे ध्यान दें, देयर इज अ ब्लू ब्लोटर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और इज अ पिंक पफर। अभी मैं बताऊंगा आपको जब आप ग्रॉस या इसकी में बात करेंगे तो। ठीक है, बाकी आपको बुलस बुलस टाइप का दिख रहा है। अभी अपन ने बुले बुले और अपन ने ब्लेप की बात करिए, तो बुले में अपना क्या था, एक तरह से छोटे छोटे एसना बहुत सारे मिलकर एक तरह से बड़ा एसना बना रहे थे देसिस। तो ये देखिए आपको ये डायग्राम दिया था, छोटे छोटे आपको अच्छे से देख पा रहे होंगे जी। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बने हुए हैं ना, हर जगह बने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक बड़ा एसना बना रहे हैं, तो इसको अपन बोलते हैं बुलस एम्फाइसेमा। नेक्स्ट कहाँ थे अपन, जैसे कि अपन बात कर रहे थे माइक्रोस्कोपी पे। तो माइक्रोस्कोपी अपन ने क्या बोला, डिस्टर्ड एसनाई डायलेटेड स्पर्स ऑफ ब्रोकन सेप्टम सीम और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, देयर इज नो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। क्लिनिकल फीचर कफ फॉलोड बाय डिस्नी, ऑब्वियसली बात है। पिंक पफर्स पेशेंट कॉल्ड एज दे रिमेन वेल ऑक्सीनेटेड। कहने का मतलब है कि पिंक पफर्स के कहने का मतलब पेशेंट को लगेगा कि वो उसे प्रॉपर ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट लॉस मेन कॉमन कॉज इन द क्लिनिकल फीचर ऑफ एम्फाइसेमा। तो ये तो दोस्त रहा अपना क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा की बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट जो नेक्स्ट आता है अपने सीओपीडी में, दैट इज अस्थमा। वो भी आपको पता कॉमन बूढ़े लोग में जो ओल्ड एज में रहता है वो कॉमन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब किस लेवल पे हो रहा है, तो लेवल ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकस। ट्रैकिया और ब्रोंकस पे लेवल पे अपन को देखने को मिल रहा है। दैट इज अ नैरोइंग ऑफ ल्यूमन इन द अस्थमेटिक लंग विच प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू द स्पाजम। स्पाजम की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लंग्स में, इसको अपन बोलते हैं अस्थमेटिक लंग। और क्या है, तो देयर इज अस्थमा इज डिसीज ऑफ एयरवे दैट इज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलस आता है बाहर से, मान के कोई स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या किसी भी एलर्जी कोई भी डस्ट पार्टिकल से, तो कुछ स्टिमुलस मिलेगा किस पे, ट्रैकियोब्रोंकियल में, उसमें स्पाजम होगा, उसकी वजह से उसको क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो बाइट स्पिरिट स्पास्मोडिक नैरोइंग ऑफ द एयर पासेज एंड रिसीव स्पॉन्टेनियस और बाय थेरेपी, जो कि अपना रिलीव्ड थेरेपी वगैरह देते हैं उस रिलीव्ड होता है। बाकी एयर पासेज इसमें क्या होगा, स्पास्मोडिक नैरोइंग हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ एयरवे। क्रॉनिक मतलब एक तरह सीवियर है, ऑब्वियस सी बात है, किसी को ज़्यादा ही एलर्जी के, तो फिर वो बाहर डस्ट पार्टिकल में जाएगा तो उसको ज़्यादा एलर्जी होगी, वो खांस कर फिर वो ऐसा मान लीजिए ज़्यादा उसको सीवियर कंडीशन में आ जाएंगे। क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूँ तो इसमें पैरोक्सिज्म ऑफ डिस्निया, कफ वीजिंग, मतलब जब अटैक में आएगा डिस्निया, कोई भी अपन स्टिमुलर के अटैक में आएगा तो उसमें उसको डिस्निया कॉज हो सकते हैं। प्लस कफ जनरली जो देखा जाता है, जो कि मेनली अपना एट नाइट होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने एक इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, इट इज अ सीवियर एंड अनरेमिटिंग फॉर्म ऑफ डिसीज टर्म स्टेटस एस्थमेटिकस में प्रूफ अटल। स्टेटस एस्थमेटिकस इट इज़ अ टाइप ऑफ अस्थमा इन विच इज़ अ क्रॉनिक बोलूँ या फिर सीवियर अस्थमा बोलूँ मैं आपको, कोई सीवियर अस्थमा का पेशेंट तो उसको अपन ने बोल दिया स्टेटस एस्थमेटिकस। ठीक है, एट ऑल एजेस इन अडल्ट्स बोथ सेक्सेस अफेक्टेड इक्वली, इन चिल्ड्रन देयर इज अ रेशियो 2:1 मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, तो अब थोड़ा एक एपिडेमोलॉजी टाइप की देख सकते हैं।
पैथोजेनेसिस क्या है? अस्थमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ध्यान दें, देर इज अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द होस्ट विथ एंटीजन सेंसिटाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब फर्स्ट डोज में एंटीजन इज कैप्चर्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। इट इज प्रेजेंटेड ऑन टी सेल्स विच देन डिफरेंशिएट टू द टी हेल्पर, और टी हेल्पर में भी कौन सी? टी हेल्पर 2 सेल्स, जो क्या करेंगे? रिलीज करेंगे मेडिएटर लाइक इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 इंटरल्यूकिन, याद रखें। 4 वाला कॉज करे एक्टिवेशन बी सेल्स, बी सेल्स के एक्टिवेशन से अपन को पता है प्लाज्मा सेल बनते हैं जो कि एंटीबॉडी बनाएंगे। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? ईजी एंटीबॉडी, दैट इज द डूइंग एलर्जिक कंडीशन, ठीक है। बाइंड टू द एफसी रिसेप्टर जो कि एंटीजन पर रहेगा, प्रेजेंट द मस्ट सेल एंड बेसोफिल जो कि मस्ट सेल इज आर द मेन इफेक्टर सेल्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। तो एनाफिलेक्टिक सॉरी रिएक्शन बोलते हैं, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या फिर टाइप 1 रिएक्शन एक ही बात है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तो इसमें अपन को जनरली क्या देखने को मिलेगी? ये अस्थमा का जो भी पेशेंट होगा अर्जरी, जो कि मेन कॉज है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का। ड्यूरिंग सेकंड कॉन्टैक्ट विथ सेम एंटीजन जो कि सोकिंग डोज बोलते हैं अपन, जिसको एलर्जी टेक्स प्लेस। पहली बार में हुआ भाई, उसको थोड़ा दी गया, उसने खांसा, लेकिन फिर दूसरी बार अगर वही इन्फेक्शन होता है तो उसको फिर एलर्जी के, हाँ भाई मुझे इससे दूर रखो, या फिर इससे वो मुझसे दूर रखो, इससे एलर्जी है मुझे, इस डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है मुझे, इससे इस फूड से एलर्जी है, तो वो एलर्जी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है। अब रिलीज ग्रैन्यूल जैसे स्टामिन, सेरोटोनिन, वेसोएक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ल्यूकोट्रीन B4 D4, प्लेटलेटिंग एक्टिव फैक्टर, सबके सब दे रीच टू द ट्रेके एंड कॉजेज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड्स। कहने का मतलब है यही एक तरह से क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं ब्रोंकस को, जिसकी वजह से एयर पाथ भी थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं जैसे कि प्राइमरी या सेकेंडरी, दो तरह के। प्राइमरी प्री फॉर्म्ड कंटेंट ऑफ मस्ट सेल एंड न्यूली फॉर्म्ड अपॉन स्टिमुलेटिंग ऑफ मस्ट सेल, कि मस्ट सेल से जो अपन स्टैमिन वगैरह ये सब कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, सेरोटोनिन प्री फॉर्म पहले से बन गए और सेकंड इन्फेक्शन होता है तो फिर वो अपॉन स्टिमुलेशन, ठीक है। अब अस्थमा इज वन ऑफ द टाइप, अस्थमा के टाइप भी हैं जैसे एक्सटेंसिक और इंटेंसिक, या फिर अच्छे से दूसरा बोलूँ तो एटॉपिक और नॉन एटॉपिक, ठीक है दोस्तों। तो पैथोजेनेसिस तो सिंपल टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, देयर इज अ नॉन इम्यून मैकेनिज्म, यहाँ पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। एज यहाँ पर बच्चों में जनरली रहता है एक्सटेंसिक या एटॉपिक वाला, और नॉन एटॉपिक अडल्ट में देखने को मिलेगा। फैमिली हिस्ट्री यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। एलर्जिक एक्सपोजर मतलब हिस्ट्री ऑफ राइनाइटिस यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन नॉन इम्यून मैकेनिज्म मतलब इंटेंसिक वाले में नहीं मिलेगी। सीरम आईजी लेवल किस में बढ़ता हुआ मिलेगा? अपना एटॉपिक वाले में, यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, ये याद रखना है। स्किन टेस्ट जो कि अपन जनरली करते हैं फॉर एलर्जिक के लिए, तो उसमें इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एसोसिएटेड सीओपीडी यहाँ पर रेयर रहेगा, लेकिन यहाँ पर यूजली प्रेजेंट रहता है सीओपीडी का पेशेंट। एग्जांपल एलर्जिक अस्थमा, ऑक्यूपेशनल अस्थमा, इसके एग्जांपल है। इसे टाइप ए भी टाइप है अस्थमा के, ठीक है। ड्रग्स जैसे मोस्ट कॉमन एस्पिरिन या फिर वायरल इन्फेक्शन, तो ड्रग एसोसिएटेड अस्थमा अपने किस में आ जाएंगे? इंट्रेंसिक में, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल वाले अपने आ जाएंगे एक्सटेंसिक में, ठीक है। आगे अपन अगर इसकी ग्रोथ देखें तो लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड विस्ड म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक में स्पूटम भी होगा और ब्रोंकियल वॉल भी होगा। तो स्पूटम में आपको देखिए कर्समैन्स स्पाइरल्स मिलेगा, चारकोड लेडन क्रिस्टल भी देखने को मिलेंगे, क्रियोलर बॉडीज भी मिलेगी जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे आपको इसको। ये आपको नाम याद रखने सिंपल, क्योंकि इसके फीचर्स हैं एक तरह से इस ब्रोंकियल बॉल में आपको सोयरवे रिमॉडलिंग होगी, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया, सबम्यूकस लीडियमा देखने को मिलेगा। तो ये अपन कैसे मिल रहे हैं? एक तरह से अपना अस्थमा के पेशेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज ब्रोंकियोटेसिस, ब्रोंकिकटेसिस, क्योंकि लेवल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल, सिंपल देयर इज अ एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल मोर देन 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, ठीक है दोस्तों। क्लिनिकल फीचर क्या है? परसिस्टेंट कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन स्पूटम के साथ और कॉपियस अमाउंट फाउल स्मेलिंग हुई प्रूल एंड स्पूटम, मतलब पस लाइक अपन कैसा अपीयर होगा, ठीक है। एक्टिव पैथोजेनेसिस क्या कह रही है? देयर इज एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द फॉरेन बॉडी कोई भी आई, जिसकी वजह से रिजॉर्प्शन ऑफ एयर डिस्टल टू द ऑब्स्ट्रक्शन, एटिलेक्टिस मतलब कोलैप्स हो जाएगा जो भी एयर पाथवे है, जिसकी वजह से रिटेंशन ऑफ सीक्रेशन, जो भी सीक्रेशन हुआ है उसका रिटेन हो जाएगा एक जगह, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज नोन एज ब्रोंकिकटेसिस, ठीक है। अब हो क्या रहा है अब वो देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल तो दिया आपको, लेकिन डायग्राम से और अच्छी सी चीज़ें समझ में आती हैं। मान के चलिए बाहर की क्या सब म्यूकोसा दिख रही है आपको, उसके अंदर सब म्यूकोसा ग्लैंड है, अंदर की क्या अपनी
बॉल ऑफ ब्रोंकियोल है, ठीक है। तो मान के चलिए सबम्यूकेशन ग्लैंड ने सीक्रेशन करा, सीक्रेशन बाय ग्लैंड। अब सीक्रेशन होता गया जिसमें बैक्टीरिया को क्या मिलेगा कि हाँ भाई ये तो अच्छी जगह है, घर मिल गया, तो वो अपनी कॉलोनी क्या करे, बैक्टीरिया ग्रोथ यहाँ पर हो जाएगी। ग्रोथ होते हो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा और एयर पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। देयर इज एनी काइंड, चाहे फॉरेन बॉडी की वजह से हो, लिम्फ नोड या फिर ट्यूमर, किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो देयर इज़ अ विशियस साइकिल, विशियस साइकिल का मतलब ये चीज़ होती ही रहेगी। जैसे हमारा इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन होगा। तो एक ब्रोंकाइटिस की एक प्रोग्रेसिव एक विशियस साइकिल चलती है। देयर इज अ प्रोग्रेसिव ब्रोंकियल वॉल डैमेज एंड द डायलेटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकाई या ब्रोंकियल का क्या होगा, डायलेटेशन हो जाएगा, ब्रोंकियो का डायलेटेशन, ठीक है, जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अपन बोल रहे हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सॉरी अपन ब्रोंकटेक्टिस बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रोसली अगर मैं आपको बताऊं ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में, तो लंग्स में भी इन्वॉल्व डिफ्यूजली और सेगमेंटली, मोर वर्टिकल एयर पासेज ऑफ लेफ्ट लोअर लोब आर मोर ऑफन इन्वॉल्व देन राइट। लेफ्ट लोब का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है कुल मिला के, ऐसा मान के चलिए। जैसे मान के चलिए हॉरिजॉन्टल आपको डायलिटेशन कैसे दिखेगा, जैसे मान के चलिए हॉरिजॉन्टल, बाकी नीचे देखिए ये डायलिटेशन जा रहा है, नहीं तो देर से वर्टिकल। तो वर्टिकल किसी में लेफ्ट लंग या लेफ्ट लोअर लोब में अपन को जनरली देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट है ब्रोंकिएक्टेसिस की, जो ऑब्स्ट्रक्शन और डायलिटेशन होता है, तो याद रखें लोअर लेफ्ट लोब में, ठीक है। टाइप्स के यहाँ पे देखो तो यहाँ भी कुछ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायलिटेशन। जैसे नॉर्मल टाइप मान के चलिए ए वाला ब्रोंकियल बॉल का, ठीक है। इसमें फिर सिलेंड्रिकल, फ्यूजिफॉर्म, सेकुलर, वेरिकोस। सिलेंड्रिकल मतलब इन द सेंस ऐसा कुछ होएगा, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म में आपका ऐसा हो जाएगा, स्पिंडल शेप हो जाएगा। सेकुलर राउंडेड शेक हो जाएगा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। इरेगुलर में तो फिर कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देर इज अ कट सरफेस शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ग्रॉसी, क्या बोलते हैं इसको, हनी कॉम अपीरेंस, मधुमक्खी का छत्ता लाइक अपीरेंस हो जाएंगे, छोटे छोटे आपको वैसे ऐसे दिखेंगे पूरा, ठीक है। तो ऐसा अपीरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपी क्या कहती है, तो देर इज अ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल आर डायलेटेड, म्यूकोसा अल्सरेटेड होगा, बोथ न्यूट्रोफिल एंड ल्यूकोसाइड मिलेंगे देखने को, एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा, और रिप्लेस फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें सारे फीचर आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपना क्रोनिक कफ विथ फाउल स्मेलिंग, जो कि क्लिनिकल फीचर है। हेमोप्टाइसिस मतलब कफिंग ऑफ ब्लड, खांसेंगे तो ब्लड के साथ ब्लड भी आ सकता है, रिकरेंट निमोनिया भी हो सकता है। ब्रोंकिएक्टाइसिस इज नॉट अ परमानेंट कंडीशन, परमानेंट तो नहीं, सीधे ट्रीटेबल होगी तो अपन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता अपना दोस्तों एक सिंड्रोम, दैट इज अपन जिसको बोल रहे हैं क्या, कार्ट गैनर सिंड्रोम। कार्ट गैनर सिंड्रोम, इस पर केजीएस के नाम से इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है दोस्तों। तो एक आप वो देख सकते हैं। अब इसमें कार्ट गैनर सिंड्रोम आपको याद कर रखना है, देयर इज अ ट्राइड ऑफ ब्रोंकिएक्टाइसिस, साइनोसाइटिस एंड साइटस इन्वॉल्व इंक्लूडिंग डेक्स्ट्रोकार्डिया, जो कि हार्ट बीट अपनी राइट साइड में अपनी फील होने लगती है, ठीक है। डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल एंड मैक्सिलरी ऑफ साइनस, साइनस ऑफ नोस, साइनोसाइटिस। तो ये सारी इनफर्टिलिटी ऑल्सो इंट्यूज इन्वॉल्व रहती है, जिसमें इनफर्टिलिटी इन केजीएस, जैसे कि इम्पेयर्ड सीलरी मूवमेंट, सीली मूवमेंट में इम्पेयरमेंट हो गया, जिसकी वजह से फीमेल में क्या नॉन फंक्शनल फेलोपियन ट्यूब सीलिया, मेल में इमोटाइल स्पर्म हो जाएंगे, जैसे एस्पर्मिया और इजूस्पर्मिया। तो इसका एक आप याद रखें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस पर कभी कभी आ जाता है, ठीक है। डायग्नोसिस आप केजीएस की करेंगे तो तीनों ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस और साइटिस आपको देखने को मिलेगा। इन एडिशन हिस्ट्री स्ट्रांगली सजेस्ट इनफर्टिलिटी, सीधी बात है, अगर उसको इनफर्टिलिटी है उस पेशेंट में, जो भी मेल फीमेल है, तो उस कंडीशन में वो देखने को मिलता है। नोट क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम, जीपीएस, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, जैसे भी अपने टाइप 1 में अपन देखा था अस्थमा में, यहाँ पर गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, जिसमें टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रहती है। इसमें क्या है, ऑल्सो नोन एज एंटी बोन मैरो डिसीज, सॉरी बोन मैरो करो, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज। कहने का क्या मतलब है, बॉडी मिस्टेकनली मेक एंटीबॉडी दैट अटैक लंग एंड किडनीज बोथ, मतलब एंटीबॉडी बना ली लेकिन खुद ही को नुकसान कर रही है वो ही, तो देयर इज एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज। ऑटोइम्यून डिसीज है, कैसे, तो लंग और किडनी को अफेक्ट कर रही है, अभी देखा अपन ने। इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग, लंग्स में, किडनी में ब्लड इन यूरिन तो हेमेचूरिया, और लंग्स में हेमेप्टाइसिस, कफिंग ऑफ ब्लड। कारण क्या है, एटियोलॉजी, तो देयर इज एंटीजन अपीयर टू बी कंपोनेंट ऑफ नॉन कोलेजनस डोमेन अल्फा 3 चेन टाइप 4 कोलेजन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंटीबॉडी फॉर्म्ड अगेंस्ट इट, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एंड इन सिटू डिपोजिशन अगेंस्ट फिक्स्ड एंटीजन, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होगा, पल्मोनरी हेमरेज हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ा थोड़ा गुड पास्चर सिंड्रोम के बारे में इतना तो एटलीस्ट याद रखिए, बाकी जो मेन केजीएस वाले भी इस पर क्वेश्चन आता है, तो ये इसमें ट्राइड पूछ लेता है, कब सिंपल ट्राइड क्या है इसका, ठीक है दोस्तों।
ये तो रहा दोस्तों अपना क्या है क्या नहीं है आपको, ठीक है। बाकी कुछ एक इमेजेस जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, ये वाले थी ना, सभी के डिफरेंस पे थी कि करके देख लेते। ब्रोंकाइट, कोरोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिस, अस्थमा, एम्फाइसेमा, ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। सबकी साइट आपको मेयर पैथोलॉजिक चेंजेस क्या क्या मिलेंगे, एटियोलॉजी क्या क्या है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। आप एक करके डिफरेंस देखिए, साइन एंड सिम्टम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डिसिनिया, कफ डिसिन कॉमन ही रहते हैं सभी में, बस आपको देखना है, ठीक है। अब क्रोनिक इंजरी मान के चलिए, अब ये क्या एक तरह से सीओपीडी का एक पूरा एक कॉम्बाइंड डायग्राम है, तो इसको देख लेते अपन। स्मॉल एयरवे डिजीज जैसे कि एम्फाइसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें प्रोडक्ट कफ एयरवे इन्फ्लेमेशन है, एल्वेयर बॉडी डिस्ट्रक्शन, ओवर इन्फ्लेमेशन है, अस्थमा में रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन वापस ठीक ऐसा हो सकता है, वापस होगा फिर हो जाएगा फिर हो जाएगा। तो ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिव ट्रिगर बाय एलर्जेंस इन्फेक्शन, ठीक है। तो तीनों चीज़ आपस में क्या एक तरह से कनेक्टेड है। तो देयर इज़ अ COPD ऑल अबाउट, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अपन जो लास्ट का काम रहता है दैट इज ऑफ MCQ, वो एक बार अपन देख लेते हैं इसमें, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा ही लेंदी हो रहा है इतना, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों हाँ, COPD का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो वो COPD में मैंने सोचा कि करके पढ़ाऊंगा तो आपको क्या समय नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने एक में अपन एक ऐसा LQ तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले MCQ क्या कह रहा है, देयर इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ अस्थमा और एक्यूट सीवियर अस्थमा, जिसको स्टेटस सिस्टेमेटिकस बोल रहे हैं, सिग्निफाई बाय ऑल एक्सेप्ट, कौन सा गलत है, एज अ रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटस सिस्टेमेटिकस में। तो क्या कर्समैन स्पाइरल्स आर फाउंड इन द स्पूटम और ब्रोंकियोलुलर लेवाज, बिल्कुल सही, अभी देखा था उसकी माइक्रोस्कोपी में। चारकोड लेडन क्रिस्टल, ये भी देखा था। सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन, ये भी ठीक है। डिफ्रेस वेस्कुलरिटी, यार डिफ्रेस वेस्कुलरिटी कम तो नहीं होगी, ठीक है, तो बढ़ती है इसमें। वेस्कुलरिटी क्या होती है, इंक्रीजिव वेस्कुलरिटी, तो गलत क्या हो जाएगा, डी वाला, तो आंसर डी। इंडिविजुअल विथ रिकरेंट राइनाइटिस एंड नेजल पॉलिप सीन इन, अब देखिए राइनाइटिस भी अपन ने ऊपर देखा था, कंडीशन किसकी थी राइनाइटिस, अपन किस में, एटॉपिक में थी या फिर उसमें थी नॉन एटॉपिक, तो क्या अपन एक तरह से एटॉपिक वाले में, तो देयर इज अ एटॉपिक अस्थमा, ठीक है। रास्ट रेडियो एलर्जो सॉर्बेंट टेस्ट, तो एलर्जो मतलब एलर्जी से रिलेटेड है, तो एलर्जी किस में होती है, अस्थमा में होती है, सिंपल। रीड इंडेक्स अभी देखा था, रीड इंडेक्स किसका किस था, एम्फाइसेमा का, ठीक है, तो एम्फाइसेमा हो जाएगा इसमें, सिंपल याद रखना है। प्रीडोमिनेंट एम्फाइसेमा सिग्निफाई बाय ऑल एक्सेप्ट, मतलब एम्फाइसेमा के रिस्पेक्ट में गलत क्या है, पिंक पफर अपीयरेंस इन, कार पल्मोनरी इज वेरी कॉमन, लेट स्कैंटी स्पूटम कफ, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस। अपन ने देखा था कॉर पर्मोनेल एक तरह से किस किस का है अपना, दैट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, ना कि एम्फाइसेमा का, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज डेफिशिएंसी सीन ए सिग्निफिकेंट पैटर्न ऑफ एम्फाइसेमा, किस में देखने को मिलती है, अभी देखा था अपन ने, एक ही तो था, दिस इज सेंट्री एसिनार, ठीक है दोस्तों। तो दिस इज सेंट्री एसिनार में एम्फाइसेमा, टाइप ऑफ एम्फाइसेमा आपको क्या देखने को, अल्फा 1 एंटीट्रिप्स, जिसकी वजह से अपनी जो वॉल है वो प्रोटेक्टिव नहीं रह पाती, एल्वियोलर वॉल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा अपना ऑल अबाउट COPD। मैं जानता हूँ थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत कोशिश करी कि पूरी वीडियो कमेंट करने में, क्योंकि फिर अलग अलग पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी वीडियोस हो जाती है, आप भी देख देख के। हालांकि आप और अच्छे से बिल्कुल पढ़िए, आप इसकी बुक को जरूर पढ़िए, मैं सामने से बोल रहा हूँ आपको, बुक में हमेशा, क्योंकि बुक आप रोमेंस पढ़ेगा आपको खुद मज़ा आएगा अंदर से पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आपको और अच्छा डीप में पढ़ना है तो वहाँ पर मैंने बुक आप एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने देखो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंसेप्ट से मैंने पूरे अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है। फ्री में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें अपन वीडियो में कवर नहीं कर सकते लाइन टू लाइन, लेकिन मोस्ट ऑफ अपन कोशिश करते हैं कवर करने की। तो आप और अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं, एक बार बुक को थ्रू आउट रीडिंग कीजिए और उससे रिलेट करके आप फिर वीडियो से रिलेट करके उस दोनों को फिर अपना ये कंप्लीट कि हाँ COPD मुझे समझ आ गया ऐसा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा अपन रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पे, तो उसको लेकर अपन जल्दी आएंगे और जल्दी आपसे फिर से मिलूंगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए COPD। थैंक यू सो मच दोस्तों।